नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश पैरामेडिकल कोचिंग वाला के इस YouTube चैनल पे आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोगों ने ना लास्ट की क्लास में ये डिस्कशन किया था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन से नेचर को शो करता है और इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन कौन से नेचर को शो करता है ना। मैंने आपको ये बताया था कि पार्टिकल नेचर को शो करने के लिए दो फिनोमेना है, एक है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और दूसरा हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और वेव नेचर को शो करने के लिए हमारे पास दो फिनोमेना है, एक है इंटरफेरेंस और एक है डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन यहाँ नहीं है, 12th क्लास में दिया हुआ है हमारे सिलेबस में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया हुआ है और ब्लैक बॉडी रेडिएशन दिया हुआ है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में देखिए क्या होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ये देखिए, समझिए मेरी बात ध्यान से। मान लेते हैं कि ये मेरे पास कोई एटम है और इस एटम में एक आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है। अब आपको पता है कि ये आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से एक अट्रैक्शन फोर्स से बॉन्डेड होता है। ठीक है, यानी होता क्या है कि सम force of attraction between outermost shell electron and न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, अब होता क्या है, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी सप्लाई करूं तो एनर्जी सप्लाई करने पर ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये बाहर निकल आता है। ठीक है, क्या हो रहा है, एक एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डेड है, आपने बाहर से एनर्जी सप्लाई की, एनर्जी सप्लाई करने पर जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल जाएगा। अब क्या होता है कि अगर इस इलेक्ट्रॉन को मैं सर्किट में ले लूं, अगर इस इलेक्ट्रॉन को मैं सर्किट में ले लूं तो सर्किट में लेने पर ये करंट प्रोड्यूस करता है। सर्किट में लेने पर क्या प्रोड्यूस करता है, करंट। और जो करंट प्रोड्यूस करता है उसको अपन क्या नाम देते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं इसको। देखिए क्या हो रहा था, हमारे पास यूं मान लीजिए एक मेटल की सरफेस थी या मेटल थी, ये मेटल है मेरे पास। ठीक है, इसको मान लेता हूं दिस इज मेटल सरफेस। इस मेटल सरफेस में ये प्रेजेंट है हमारे इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स बना दिए मैंने इस तरीके से। तो मेटल के सरफेस में इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग अलग एनर्जी लेवल में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अब आप ऐसे देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की अभी मैंने 4 लेयर बना रखी है। जो सबसे ऊपर वाली लेयर है ये है सरफेस की लेयर। कौन सी लेयर है, इसको हम कह रहे हैं सरफेस लेयर। ठीक है, जब आप बाहर से लाइट प्रोड्यूस करोगे या लाइट इसको इंसिडेंट कराओगे, देखिए ये लाइट आ रही है ना, इसको मैंने लिख दिया लाइट। अब लाइट क्या होती है आपको पता है कि प्लांक ने क्या कहा था, याद करिए कल की क्लास में। प्लांक ने कहा था कि अगर ये वेव है तो इस वेव के पास पार्टिकल नेचर है, सही है। और जब पार्टिकल नेचर होगा तो उसने कहा था कि इसकी जो एनर्जी होती है वो होती है E=hμ। लास्ट क्लास बताया था कि जब कोई वेव ट्रेवल करती है तो डिस्क्रीट फॉर्म में, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में ट्रेवल करती है, और जो वेव है वो पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, और उस पार्टिकल की जो एनर्जी है वो कितनी, E=hμ है। ठीक है, अब होता क्या है कि ये जो वेव है अपने साथ E=hμ नाम की एनर्जी लेके आ रही है। बात समझ आ रही। अब अभी मैंने आपको क्या बताया कि
ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है, इनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो बेसिकली हम ऐसे कह सकते हैं कि इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने की रिक्वायरमेंट है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करने की रिक्वायरमेंट है? ब्रेक करने की रिक्वायरमेंट है। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, इसको हम थोड़ी देर के लिए नाम दे देते हैं वर्क फंक्शन। क्या नाम दे रहे हैं? वर्क फंक्शन, जिसको अपन डिनोट कर रहे हैं डब्ल्यू नोट से। वर्क फंक्शन है क्या? बेसिकली वर्क फंक्शन क्या है, आप ऐसे समझिए कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बॉन्डेड है। अब अगर मैं उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ दूं, ब्रेक कर दूं, तो वो इलेक्ट्रॉन जो वो फ्री हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा वो करंट में पार्टिसिपेट करेगा। तो जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये बॉन्डेड है, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फिलहाल अपन क्या नाम दे रहे हैं? वर्क फंक्शन। तो इसका मतलब ये है कि वर्क फंक्शन के बराबर या इक्वल या वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी, तभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगा। बात समझ में आ रही है? तो आप ऐसे समझिए कि हर इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी ना किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से न्यूक्लियस से बॉन्डेड है। इसका मतलब उसके पास एक टाइप की एनर्जी, जिसको अपन बोल रहे डब्ल्यू नॉट। अब जो ऊपर से लाइट आ रही है ना, जब ये लाइट दूंगा तो लाइट देते ही इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होगा। अब ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन हर एनर्जी पर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन तभी निकलेगा जब आप इतनी एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं जो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में 10 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो 10 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट का है। जो आप बाहर से एनर्जी दे रहे हैं वो 9 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट की है। तो 9 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट वाला 10 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट को कैसे निकालेगा? बात समझ में आ रही है? क्योंकि कम से कम हमें इतनी एनर्जी तो देनी पड़ेगी कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाए। हाँ, एक बार अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट गया तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि मुझे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ना है उसके इक्वल या उससे ज्यादा एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी। तो यहां मैंने क्या बोला था कि 10 फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आपने 11 दे दिया तो भी टूट जाएगा, 12 दे दिया तो भी ब्रेक हो जाएगा, 13 दे दिया तो भी ब्रेक हो जाएगा। अब ब्रेक होने के बाद होगा क्या? जैसे ही इलेक्ट्रॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो जाएगा, किसकी प्रेजेंस में? उस लाइट की प्रेजेंस में, तो इलेक्ट्रॉन उस सरफेस से निकल जाएगा। तो यहां से इलेक्ट्रॉन जो है सरफेस से निकलना स्टार्ट करेगा। ऐसे करके देखिए, ये इलेक्ट्रॉन जो है सरफेस से निकलना स्टार्ट करेगा, यानी इस इलेक्ट्रॉन के पास आ जाएगी वेलोसिटी। और जब वेलोसिटी आती है तो एनर्जी कौन सी होती है? काइनेटिक एनर्जी। बात समझ में आ रही है? तो आप इसको ऐसे समझिए, आपने मान लेते 15 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट की एनर्जी दी, ऐसे मान के चलिए। कितने इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट की थी? 15 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट की। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने के लिए 10 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट एनर्जी चाहिए थी, तो बची कितनी? एक्स्ट्रा 5। भाई आप 15 दे रहे थे और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने के लिए 10 की रिक्वायरमेंट थी, बची 5। तो वो 5 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट एनर्जी जो होगी ना, वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। आपने 15 दी थी, 10 तो काम आ गई तोड़ने के लिए, बची एक्स्ट्रा 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन के मोशन में काम आएगी। तो एनर्जी कंजर्वेशन के प्रिंसिपल से मैं क्या लिख सकता हूं? 15 इज इक्वल टू 10 प्लस 5, यानी कि रिलेशन क्या बन रहा है हमारे पास कि ये इंसिडेंट एनर्जी थी, जो कौन सी थी? ई इज इक्वल टू कम से कम तोड़ने के लिए कितनी रिक्वायरमेंट थी? डब्ल्यू नॉट। और जो कन्वर्ट हो गई वो किस में कन्वर्ट हो गई? के ई मैक्सिमम में। तो यहां से मेरे पास एक रिलेशन ड्राइव हुआ कि E इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू नॉट प्लस के ई मैक्सिमम। ठीक है, अब डब्ल्यू नॉट की डेफिनेशन में क्या लिखूंगा? देखिए, डब्ल्यू नॉट को हम क्या नाम देते हैं? इसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन होता क्या है इसका मतलब? इसका मतलब होता है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required to remove electron from metal surface। क्या फॉर्मूला है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कम से कम इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो जो अगर किसी इलेक्ट्रॉन को दे दी जाए तो मेटल सरफेस से क्या निकलने लग जाते हैं? इलेक्ट्रॉन निकलने लग जाते हैं, उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। ठीक, इसके बाद फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो डब्ल्यू नॉट इज इक्वल टू
ये होता है एच म्यू नॉट, और म्यू नॉट इज इक्वल टू होता है सी बाय लेमडा नॉट। यहां से म्यू नॉट को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सेम लॉजिक, तो यहां लिखता हूं मैं अगला पॉइंट म्यू नॉट, इसको नाम क्या दे रहे अपन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये क्या होता है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। मिनिमम फ्रीक्वेंसी ड्यू टू विच electrons are ejected out from metal surface। ठीक है, तो यहां से म्यू नॉट बराबर होता है हमारे पास क्या, सी बाय लेमडा नॉट। अब इक्वेशन हमने क्या लिखी थी, इक्वेशन हमने लिखी थी कि डब्ल्यू नॉट इज इक्वल टू, इक्वेशन हमने क्या लिखी थी कि E इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस के ई मैक्सिमम। अभी मैंने आपको बताया था E इज इक्वल टू क्या होता है, H इंटू न्यू, और डब्ल्यू नॉट इज इक्वल टू बताया था H इंटू न्यू, है ना, म्यू नॉट, और के ई मैक्स आपको पता है, के ई मैक्स इज इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स। इस इक्वेशन में रखेंगे तो इक्वेशन आएगी एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स। ठीक, इसके बाद आपको पता है कि म्यू बराबर होता है सी बाय लेमडा, तो यहाँ रखेंगे एच इंटू सी बाय लेमडा माइनस एच इंटू सी बाय लेमडा नॉट इज इक्वल टू कितना आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स। यहाँ से एच सी को मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा हमारे पास, लेमडा और लेमडा नॉट माइनस कितना बचेगा, लेमडा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, इधर क्या आएगा मैक्स। 2 को मैं यहाँ ले जाता हूँ, 2HC बाय एम को मैं नीचे ले जाता हूँ, तो यहाँ मेरे पास क्या बचेगा, लेमडा नॉट माइनस लेमडा अपॉन लेमडा और लेमडा नॉट इज इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा, वी स्क्वायर मैक्स। तो यहाँ से मेरे पास वी मैक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2HC बाय एम ब्रैकेट क्लोज लेमडा नॉट माइनस लेमडा अपॉन लेमडा इंटू लेमडा नॉट। ये मेरे पास अंडर रूट में आएगा। ये आ गई उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जिस स्पीड से वो निकला था, है ना, वी मैक्स आ गया मेरे पास, यानी जिस स्पीड से वो निकल रहा है उसी को अपन क्या बोलते हैं, वी मैक्स बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसके बाद क्या होता है, देखिए अब हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। ये मेटल की सरफेस थी, देखिए मान लेते हैं अभी थोड़ी देर के लिए कि वर्क फंक्शन जो है, सुनिएगा ध्यान से, कि वर्क फंक्शन जो है वो रिक्वायर्ड है, मान लेते हैं 12 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट का। सही है, कि मतलब कम से कम इतनी एनर्जी तो चाहिए 12 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। इससे ज्यादा मिलेगी या इसके बराबर मिलेगी तो ही इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट करेगा। ठीक, अब उसके बाद क्या हो रहा है, हमने क्या किया, यहां से लाइट देना स्टार्ट किया, और लाइट देना जो स्टार्ट कर रहा हूं प्लांक के अकॉर्डिंग, लाइट जो होती है वो डिस्क्रीट फॉर्म में होती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में होती है। ठीक है, जिस पार्टिकल्स को एनर्जी पैकेट्स कहते हैं। हर एक लाइट का एक पर्टिकुलर एनर्जी पैकेट होता है, उस एनर्जी पैकेट को हम फोटोन नाम देते हैं या उसी को अपन क्वांटा भी नाम कहते हैं। अब हो क्या रहा है कि ये जो एनर्जी पैकेट्स हैं, अभी मैंने कितने एनर्जी पैकेट बना रखे हैं, 4। ठीक, मैंने या एक काम करते हैं पहले 3 बना देते हैं ताकि समझ में आ जाए आपको। तो मैंने क्या किया, 3 एनर्जी पैकेट इस तरीके से बना लेके, ये एनर्जी पैकेट 1, फिर ये 2 और ये फिर 3। ठीक है, अब हमने क्या किया, मैंने ये मान लिया कि इन तीनों के पास 4 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट की एनर्जी है। मतलब हर लाइट के फोटोन के पास या पैकेट के पास 4 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट की एनर्जी है। अब ये तीनों जो पार्टिकल होंगे, ये तीनों पार्टिकल इस मेटल की सरफेस पे जाके टकराएंगे, इंसिडेंट होंगे। ठीक है, तो ये मैं लिख देता हूं कि ये जो सरफेस है ये मेरी मेटल की सरफेस है, दिस इज अवर मेटल सरफेस। अब जैसे ही आपने
तीन, इसको मैं क्या नाम दे रहा हूं, दिस इज फोटोन और क्वांटा, जो भी आप कहना चाहो। तो मैंने बेसिकली, और फोटोन किससे मिलकर बना होता है आपको पता है, ये लाइट के लिए यूज किया जाता है। तो जैसे ही मैंने 3 फोटोन जो है वो मेटल की सरफेस को देना स्टार्ट किया, हर फोटोन के पास एनर्जी जो है वो 4 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट की है, तो टोटल एनर्जी अगर काउंट करेंगे तो 12 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट हो गया। अब हमारे ब्रेन में क्वेश्चन आता है कि मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए थी, 12, यानी अगर 12 दे दी जाए तो हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाएगा। बात समझ आ रही है? अब 4 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, 4 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, 4 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, मतलब मैंने 4 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट के 3 फोटोन देना स्टार्ट किए। मेरा सवाल ये है कि क्या ये इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से निकलेगा? देखिए मिनिमम एनर्जी कितने की रिक्वायरमेंट है, 12 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट की, और हमने 4 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, 4 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट और 4 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट के 3 फोटोन देना स्टार्ट किए, तो टोटल आप देखेंगे तो 12 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट हो गया। तो मेरा सवाल यह है कि क्या इन 12 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट के फोटोन से हमारा ये वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा जिसके लिए वर्क फंक्शन यानी मिनिमम एनर्जी 12 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट थी? बताइए। तो मेरा मानना है कि ये जो फोटोन है वो नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि आपने 4 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, 4 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट और 4 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट आपने दे, तो आप देखा जाए तो 12 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट एनर्जी दे रहे हो, लेकिन वो 12 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट 3 फोटोन में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, अगर मैं एक फोटोन को और बढ़ा दूं, यानी मैंने 4 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट का एक फोटोन और बढ़ा दिया। अब ध्यान समझिए मेरी बात, पहले कितने थे? 3 फोटोन, दिस इज 4 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, ये भी 4 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, ये भी 4 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। आपने एक और बढ़ा दिया। एक फोटोन के बढ़ाने से बेसिकली इस टर्म को अपन बोलते हैं इंटेंसिटी। क्या नाम देते हैं? इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी क्या है? अगर सिंपल सी भाषा में बोलूं तो नंबर ऑफ फोटोन्स। वैसे तो फॉर्मूला इसका अलग होता है, लेकिन अभी अपन सिंपल लैंग्वेज में समझ रहे हैं। इंटेंसिटी क्या है? नंबर ऑफ फोटोन्स। तो क्या बात समझ में आई? 4 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, 4 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट और 4 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट के 3 फोटोन थे, आपने एक फोटोन और बढ़ा दिया, इसका मतलब आपने 3 से 4 कर दिए। 3 से 4 करने का ये मतलब है कि आपने इंटेंसिटी बढ़ा दी। अब अगर आप देखेंगे तो 16 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट एनर्जी हो गई। क्या अब ये चारों फोटोन इस इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं क्या जिसकी एनर्जी 12 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट है? तो मेरा आंसर है अभी भी नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि इन चारों की एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट है। भले ही ये तीनों 16, ये चारों 16 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट हो गया, देखो 4, 8, 12, 16, लेकिन फिर भी इनके पास इतनी टेंडेंसी नहीं है कि ये इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को, जिसके लिए वर्क फंक्शन 12 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट है, उसको निकाल सकें। नहीं होगा ऐसा। तो इससे क्या बात समझ में आ रही है? इससे ये बात समझ में आ रही है कि इंटेंसिटी जो होती है ना, इंटेंसिटी नेवर डिपेंड्स ऑन काइनेटिक एनर्जी। बात समझ में आ रही है? मतलब आप है ना इंटेंसिटी को बढ़ाकर, इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स को बढ़ाकर आप उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन निकलने की कोशिश नहीं करेगा। क्या मतलब? इंटेंसिटी का इलेक्ट्रॉन के निकलने से कोई लेना देना नहीं है। बात समझ आ रही है ना? ठीक है, आपने सोचा कि मैंने 3 फोटोन की जगह 4 फोटोन दे दिए, तो आपने सोचा आप 16 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट एनर्जी हो गई, तो 16 तो निकलेगा भाई, मिनिमम चाहिए 12, आपने दिए 16 तो निकलना चाहिए। नहीं, इलेक्ट्रॉन अभी भी नहीं निकलेगा। इसका मतलब कोई भी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास नहीं होगी, मतलब निकलेगा नहीं इलेक्ट्रॉन, तो कौन सी काइनेटिक एनर्जी आएगी? ठीक है, चलिए अब एक काम करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको। चेंज करने का मतलब कैसे? देखिए, अब एक काम करते हैं, इन फोटोन की एनर्जी को फिर से चेंज करते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने फिर से वही 3 फोटोन लिए। अब की बार मैंने इनको दे दी, मैंने 12 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट एनर्जी दे दी, तीनों को 12 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट एनर्जी दे दी। देखा जाए तो आप टोटल 36 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट दे रहे हो। मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए? 12 चाहिए। कितनी चाहिए मिनिमम? 12। बताइए। चलो इसको एक काम करते हैं ना, 12 की जगह इसको मैं थोड़ा समझाने के हिसाब से इसको 15 कर देता हूं। ठीक, तो मैंने 15 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, 15 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट और 15 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट के 3 फोटोन दिए। अब मिनिमम कितनी चाहिए? 12। आप कितनी दे रहे हो? 15। क्या निकल जाएगा? हाँ, अब की बार निकलेगा, ऑब्वियस सी बात है। हर फोटोन के पास 15 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट एनर्जी है। अब मैं मान के चलता हूं कि 3 फोटोन थे, तो 3 फोटोन ने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। तो क्या किया? देखिए,
तो पहले फोटोन ने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, तो यहां से क्या हुआ, ये पहले फोटोन ने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन निकल चुका, कितनी एनर्जी से, 15 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। फिर ये दूसरे फोटोन से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल गया, इट इज ऑल्सो 15 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। और ये तीसरे फोटोन से ये भी इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये भी 15 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। बात समझ में आ रही है? अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमने क्या किया, ध्यान से समझिएगा फिर मेरी बात। अब हमने क्या किया, एक फोटोन और बढ़ा दिया, मतलब 15 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट का एक फोटोन मैंने और बढ़ा दिया। अभी मैंने आपको बताया था कि नंबर बढ़ाने से इंटेंसिटी बढ़ती है। बात समझ में आ रही है? पहले भी यही किया था, पहले 3 फोटोन थे, अब मैंने कितना कर दिया, एक और बढ़ा दिया। एक और बढ़ाने का मतलब है आपने इंटेंसिटी बढ़ा दी। बताइए क्या होगा, अगर 3 फोटोन से 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे तो 4 फोटोन से 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो फिर से एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के निकलने की रेट भी बढ़ती है। पहले 3 फोटोन से 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, अब 4 फोटोन से कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 4। तो फोटोन के नंबर बढ़ाने से, और फोटोन के नंबर को अपन बोलते हैं इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन के निकलने का नंबर बढ़ता है। 3 फोटोन से 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, तो 4 फोटोन से 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए। आपने इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ा दिया, तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए, अच्छा, इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ाने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रेस्पॉन्सिबल है करंट के प्रोडक्शन में, करंट के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक करंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो 3 फोटोन से 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, तो करंट में 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे। आपने 3 की जगह 4 फोटोन कर दिए, इसका मतलब आपने इंटेंसिटी बढ़ा दी। 4 फोटोन बढ़ाने से, मतलब एक फोटोन एक्स्ट्रा करने से एक इलेक्ट्रॉन भी एक्स्ट्रा निकल रहा है, इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगी। क्या मतलब समझ में आया इससे? देखिए, तो इससे ही समझ में आया कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, वो भी बढ़ेंगे। अगर आपने फोटोन की इंटेंसिटी बढ़ा दी, ये तो किसकी इंटेंसिटी है, फोटोन की। अगर आपने फोटोन की इंटेंसिटी बढ़ा दी तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड ज्यादा निकलेंगे, और अगर ज्यादा निकलेंगे तो इसका मतलब है फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी होगी, वो भी ज्यादा बनेगी। इसलिए हम अगर दोनों के बीच में ग्राफ बनाएं, यहां लिख रहा हूं मैं इंटेंसिटी और यहां लिख रहा हूं मैं फोटो करंट, तो दोनों के बीच में तो ग्राफ बनेगा, वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जब तक शब्द क्लियर नहीं होंगे तब तक हमारा आंसर नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो अभी इस टॉपिक को यहीं रोकते हैं, कल की क्लास में फिर इसको आगे कंटिन्यू करूंगा, इस पर न्यूमेरिकल कराऊंगा। एक बार थोड़ा सा आप वीडियो को 1-2 बार देखें ताकि चीजें समझ में आए कि इंटेंसिटी क्या होती है ना, एनर्जी क्या होती है, कब कौन सी चीज बढ़ती है, इंटेंसिटी किस पे डिपेंड नहीं करती है, इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है। ठीक है ना? चलिए, तब तक लिए आप ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।